हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर का नाम सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो इसके बेसिक्स हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, जहाँ पे हमने सीखा था कि माइटोसिस और मियोसिस क्यों हो रही है। तो आप पीछे डायग्राम भी देख सकते हैं। एक सेल जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है ना, तो सब उस साइकिल को हम बोलते हैं सेल साइकिल, जिसके अंदर वो पैदा हुई, ग्रोथ करेगी एंड देन बच्चे पैदा करेगी और मर जाएगी। तो ये पूरी की पूरी एक सेल साइकिल में हम देखते हैं कि सेल साइकिल में हो क्या क्या रहा है। तो बाकी बातें बाद में, और स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो अब देख रहे हैं चैप्टर का नाम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आइए साथ साथ पढ़ना शुरू कीजिए। All organisms, even the largest, start their life from a single cell, that is fertilized egg. तो अब जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ है तो उसके एक फर्टिलाइज एग के थ्रू ही डेवलप हुआ होगा। सेकेंड लाइन पढ़िए। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल, इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आगे बढ़िए। All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells. एक चीज याद रखिए, फॉर एग्जांपल जैसे ये सेल है तो मैं इसे पेरेंटल सेल बोलूंगा, ये डिवाइड होके दो में टूटी, तो इन दोनों को कौन सी सेल बोला जाएगा? डॉटर सेल्स। क्या बोला जाएगा? डॉटर सेल्स। The cell division or cell reproduction maintain the continuity of life. Yes sir. क्योंकि अगर आपने रिप्रोडक्शन नहीं किया, तो कॉन्टिन्यूटी, दैट इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ कैसे मेंटेन होगी? क्योंकि आप मर गए तो आने वाली जनरेशन कैसे आएगी? तो इसीलिए बोलते हैं कि सेल साइकिल या डिवीजन है, ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करती है। Then that cell division is defined as a process in which a single parent cell divide into two daughter cells. और आप देख रहे हैं सेल डिवीजन का प्रोसेस। ये डायग्राम ही आपको बहुत ज्यादा सिग्निफाई कर रहा है कि हो क्या रहा है। दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide. कह रहे हैं जो नए आए, जो डॉटर सेल डेवलप हुई, जो नए बच्चे पैदा हुए, वो खुद ही अब ग्रोथ करेंगे और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं? रिप्रोड्यूस। वो भी तो डॉटर सेल पैदा करके देंगे आपको। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, give rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. आगे देखिए। In other words, such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. क्या कह रहा है? जैसे हम देखते हैं कि हम सर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं और मल्टी सेलुलर की बात करते हैं। सिंगल सेल ही तो मल्टी सेलुलर बनेगी, क्योंकि सिंगल से एक से दो बने, उन दो से फिर डिवाइड दो के टोटल 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे, और हम पूरी एक बॉडी को क्रिएट कर पाते हैं। और ये सब सिलसिला कहां से शुरू हुआ? एक फर्टिलाइज्ड एग से, सिंगल सेल से ये पूरा का पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रेडी हो गया। Before dividing into two daughter cells, a cell goes through different phases and different stages. हाँ, क्योंकि ये जो हमारे पास सेल साइकिल है, जो डिवीजन का प्रोसेस है, ये इतना इजी भी नहीं। सेल को यहाँ पर कई सारे फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो वो फेजेस देखते हैं कि कौन कौन से। तो आइए सेल साइकिल पढ़ना शुरू कीजिए। Cell division is a very important process in all living organisms. During the division of a cell, DNA replication and cell growth take place. All these process, that is cell division, DNA का replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of a progeny cells containing intact genomes. देखिए आप DNA replication कर रहे हैं, सेल की ग्रोथ कर रहे हैं, ये सब कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं, है ना। जैसे कि आपको कहे कि आपको नीट का एग्जाम देना है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेटेड वे है कि आपको पहले क्लास 11th एंड 12th कंप्लीट करनी हो, उसके बाद ही आप नीट के लिए अपीयर हो सकते हैं, पहले नहीं। आपको नहीं सर पहले हम नीट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद और 11th और 12th कर लेंगे, ये तो कोऑर्डिनेशन नहीं बना। तो इसी तरह से यहाँ पर है कि कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं। The sequence of event by which a cell duplicates its genome, that is cell replication, जो DNA replication,
synthesize the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cell is termed as cell cycle. तो सेल साइकिल को समझने के लिए हम शादी वाला कंसेप्ट समझते हैं कि अगर एक लड़की आज ही पैदा हुई तो इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके लिए आज से ही पैसे या कुछ भी उसकी पढ़ाई के लिए आज से ही सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी उसकी 20 साल बाद शादी है तो स्टार्टिंग आज से ही हो जाएगी, वो एक प्रिपरेशन मोड चलेगा। शादी जब होगी वो शादी वाला दिन आएगा, उस टाइम आपको दिखेगा, क्योंकि उसी दिन तो वो जो उनका घर होगा वहां पर ढोल बजेंगे, डीजे बजेंगे, लाइटिंग हो जाएगी, वो भी 2 दिन पहले, 20 साल पहले नहीं होता, लेकिन तैयारी आज से 20 साल पहले शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि उनके फादर ने वो प्रोसीजर कर दिया होगा स्टार्ट कि हमने ये चीजें करनी है। तो वो एक पूरा ग्रोथ फेज चलता है, वो भी कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ फेज चलता है। उसके बाद शादी वाला दिन आएगा, और वो शादी वाला दिन तो बहुत छोटा होता है, वो जल्दी शादी हो जाती है, 3 से 4 घंटे के अंदर। एज अ रिजल्ट each daughter cell receive a complete and intact set of genetic material, making them structurally and functionally normal. After this, the daughter cell grow. Upon reaching maturity, may again undergo cell division. daughter cell आई, अब वो ग्रोथ करेगी, है ना। जैसे यार आप देखो, दादा दादी थे, मम्मी पैदा हुई या पापा पैदा हुए, उस टाइम तो छोटे थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, ग्रोथ की तो उनकी शादी की, वो भी बच्चे कर। अब आप लोग आ गए, नई जनरेशन आ गई, अब आप क्या कर रहे हो, अभी कौन से फेज में हो, ग्रोथ फेज। आप बड़े हो जाओगे, आपकी भी शादी करेगी तो बच्चे पैदा करो, 10-10, हम दो हमारे 10, ऐसा। ये खुश हुआ भाई लड़का, कह रहे सर 11 तो बोलो। Thus the stages through which a cell passes from one division to the next is called the cell cycle, is known as cell cycle। देखिए, तो सेल के कुछ यहाँ पे स्टेप है साइकिल में। सबसे पहला क्या है, सेल ग्रोथ एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। तो सबसे पहले सेल ग्रोथ करती है, देन क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, जो डुप्लीकेट हुए उन्हें अलग अलग करती है, और फिर उसके बाद अपने आप को अलग करती है। दैट इज साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के कांसेप्ट है। ये फिगर आपको तब समझ आएगा जब आगे हम पढ़ लेंगे, तो इस फिगर पे बात करेंगे कि ये क्या कर रहा है। आइए, ऑल्दो सेल ग्रोथ इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेल ग्रोथ किसे बोलोगे, इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। जैसे हमारी ग्रोथ तो हमारी हाइट से दिख जाती है, लेकिन सेल की ग्रोथ को आप कैसे देख पाएंगे, वाया साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, कि उसका जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है सेल का, जो अपने सेल चैप्टर में पढ़ा साइटोप्लाज्म, वो मटेरियल ग्रोथ करता है। उस मटेरियल का जो अमाउंट है वो बढ़ने लगता है, तो जाके सेल डिवाइड होती है। आगे बढ़िए, डीएनए सिंथेसिस occur only during one specific stage in the cell cycle। डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक ही फेज में होता है, एक ही फेज में। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल देखिए, सेल साइकिल के कितने फेज, 2 फेज। कौन कौन से, इंटरफेज, एनाफेज। इंटरफेज एंड इंटरफेज। इंटरफेज होता है ये ग्रोथ पीरियड रहता है जहां पर आप ग्रोथ कर रहे हो। इसके भी कितने पार्ट, 3 पार्ट। कौन कौन से, G1, G2, G1S। एम फेज के कितने पार्ट, कौन कौन से, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के कितने पार्ट, 4। दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बोलते रहिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये कैरियोकाइनेसिस के पार्ट है जहां पे हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला है। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। डन। तो आइए, तो ये देखिए फेज, ये इंटरफेज के पार्ट है, इसको छोड़ दीजिए, ये पूरा इंटरफेज के पार्ट है। इंटरफेज में कौन कौन आ रहा है, G1S, G2, और G2 के बाद कौन सा फेज, एम फेज। एम फेज में भी 2, पहला कौन सा, कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस फेज नाम है इसका एम के लिए, और दूसरा कौन सा, साइटोकाइनेसिस।
कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। समझ में आ रहा है कि क्या चल रही है गेम? आगे चलो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टू सेल। ये डिपेंड करती है कि जैसे हमारी सेल है, हमारी आरबीसी तो वैसे डिवाइड नहीं करती है, अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो लेकिन लगभग 24 आवर में डिवाइड होती है, 24 घंटे लगते हैं। हमारी बॉडी की कंप्लीट सेल 24 घंटे में डिवाइड नहीं होती कि सर हर एक सेल 24 घंटे में डिवाइड नहीं। हर एक सेल की अपनी अपनी टाइमिंग है कि सर कुछ 12 आवर में डिवाइड हो जाती है, कुछ 90 मिनट्स में डिवाइड होती है। देखिए यहाँ पे ईस्ट की, और ईस्ट सेल डिवाइड वंस इन 90 मिनट्स, और एक टिपिकल ह्यूमन सेल डिवाइड अप्रोक्सीमेटली आफ्टर एवरी 24 आवर्स, लगभग 24 घंटे के बाद। तो ये नहीं है कि सभी ह्यूमन सेल्स, एक टिपिकल जैसे डब्ल्यूबीसी को हम काउंट करते हैं। तो बात कर रहे हैं हम किसकी? सबसे पहले किसकी बात करेंगे? इंटरफेस। किसकी बात करेंगे? इंटरफेस। ध्यान से देखिएगा इंटरफेस। इंटरफेस वो पीरियड है जहां पर आप ग्रोथ करोगे। क्या करने वाले हो? ग्रोथ। अब ग्रोथ में क्या है? G1 S G2 सेविंग, पैसे डबल कहां किए जाएंगे? याद रखिए, आप देखते हैं ना, हम एफडी करवाते हैं बैंक में, बैंक में एफडी करवाने के बाद वो कहते हैं कि आफ्टर 7.5 साल बाद आपको जो ये पैसे हैं वो डबल होकर मिल जाएंगे, है ना? तो एक बात बताएं, तो जो ये एफडी वाला जो डबलिंग वाला काम है ये कब किया जाएगा? ग्रोथ के टाइम पे या आफ्टर मैरिज? कि सर शादी करनी है, मान लो कल शादी है, तो हम बैंक में जाके कह देंगे जी सर ये पैसे ले लो और मुझे डबल करके दे दो, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं सर, ये ग्रोथ में करना होगा। ऐसे ही आपने देखा होगा कि पेरेंट्स जो है वो अपना डीएनए हमें नहीं देते, वो अपना डीएनए रेप्लिकेट, उसका कॉपी, उसका रेप्लिका बनाकर हमें देते। तो सेल भी क्या करती है? अपना डीएनए तो डॉटर सेल्स को देगी नहीं, उसे क्या बनाना होगा? उसका रेप्लिका, उसका फोटोस्टेट बनाना होगा। वो जो रेप्लिका क्रिएट करती है तो हम बोलते हैं ना कि डीएनए कंटेंट डबल हो गया। पहले तो एक ही था, अब उसको क्या कर दिया हमने? डबल। अब ये एक इधर चला जाएगा और एक इसके पास ही है। क्लियर? आइए, तो इंटरफेस, इट इज द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज ड्यूरिंग विच द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिवीजन, itself for division. It is a highly active phase. It is a highly active phase where the cell duplicates its organelles and replicate its DNA. organelle मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डबल कर लेगी, क्योंकि उन्हें भी तो देना है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डबल किया जाएगा, गोल्गी अपरेटस को डबल किया जाएगा ताकि आगे दिए जा सके, सेंट्रियोल्स बनाकर दिए जाएंगे ताकि वो डॉटर सेल में भी तो जा सके। तो ऑर्गेनेलीज भी डबल होती है और डीएनए भी डबल होता है। दैट इज, इट इज सिग्निफिकेंट टू नो दैट इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन 12 आवर। तो कह रहे अगर आप 24 घंटे का सेल साइकिल लें तो उसमें सिर्फ 1 घंटे में सेल एक्चुअली डिवाइड होती नहीं है, बाकी टाइम किसमें जाता है? ग्रोथ। और ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। इस चीज को समझिए, जैसे हम कह रहे हैं कि एक लड़की की शादी 25 साल में हो रही है तो उसके 24 साल लगभग किस में जा रहे हैं? ग्रोथ, प्रिपरेशन, दैट इज इंटरफेस। आगे बढ़िए। द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल की 95% में क्या देखने को मिलता है आपको? इंटरफेस। A series of metabolic changes occur during the interphase in cell cycle. These changes were not visible under microscope, so sometimes it termed as interphase as a resting phase. कह रहे कि कुछ साइंटिस्टों ने बोला जैसे कि अगर शादी की तैयारी फादर साहब कर रहे हैं तो फादर साहब बताएंगे थोड़ी ना पूरे मोहल्ले को कि मैं 20 साल से तैयारी कर रहा हूँ इस चीज के लिए। वो तो तब बताया जाएगा जब बिल्कुल शादी नजदीक आ जाएगी, 2 से 3 दिन रह जाएंगे। तो फादर साहब क्या कर रहे थे कि किसी को बता नहीं रहे थे, तो कुछ लोगों ने सोचा कि यहाँ पर तो कुछ भी चल नहीं रहा, कि फादर साहब रेस्टिंग फेज में है, लेकिन ये नहीं पता कि वही फेज सबसे एक्टिव फेज था, उसी में सब ग्रोथ वगैरह की गई, उसी में वो पैसे जोड़े गए। तो कल कुछ साइंटिस्टों ने स्टार्टिंग में बोला, क्योंकि ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही थी ना,
आप किसी भी घर में जाके कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर शादी है या नहीं, बता पाओगे? लेकिन हाँ, अगर उनके घर में डीजे बज रहा है, ढोल बज रहे हैं, भाई सब लाइटिंग हो रखी है, सभी रिश्तेदार आ रखे हैं, तो आप बोल सकते हो कंफर्म हो गया कि सर यहाँ पर कोई ना कोई आज शादी है ना? तो उसी तरीके से वैसे इंटरफेस जो है वो मोस्ट एक्टिव फेज है, लेकिन जब हमें पता नहीं था उस टाइम पर हम इसे कैसा फेज बोल देते थे? रेस्टिंग फेज। तो इसीलिए इंटरफेस का दूसरा नाम रेस्टिंग फेज भी कई जगह लिखा हुआ है। It is the time during which cell is prepared for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner. एक order चलेगा, that is the coordinated way के काम होने वाला है ये सब। आगे बढ़िए। The interface is divided into three further parts, that is G1, S and G2. G1, S, G2, then M phase आएगा। M phase में कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंड देन क्या हो जाएगी उसकी? साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाएगी उसकी? साइटोकाइनेसिस। अच्छा एक बात देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? इंटरफेस। क्या आने वाला है? इंटरफेस में कितने पार्ट? G1, S, G2, ठीक है। उसके बाद कौन सा फेज आएगा? एम फेज। एम फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अच्छा, एस फेज को क्या बोला जाएगा? एस फेज को क्या मैं बोल सकता हूं? पोस्ट G1 फेज। पढ़िए ध्यान से एक बार, मैं इनको आपको लिखने के तरीके बता रहा हूं कि कैसे कैसे कंफ्यूज करेंगे आपको। फेज एस है, लेकिन वो लिखेंगे क्या? पोस्ट G1 फेज। पोस्ट मतलब बाद में, जीवन के बाद वाला फेज कौन सा हुआ? एस। तो एस को क्या लिख दिया उन्होंने? पोस्ट जीवन फेज। करेक्ट। अच्छा, इसी का दूसरा नाम दिया उन्होंने, क्या नाम दिया? प्री G2 फेज, दैट इज G2 से पहले वाला। G2 के लिए क्या लिखोगे? पोस्ट एस फेज। पोस्ट एस फेज। अब सुनो, एम फेज के बाद जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो नई सेल बन जाएगी। अब ये नई सेल वापस से किसमें चली जाएगी? इंटरफेज। किसमें चली जाएगी? इंटरफेज। फिर वापस से यही शुरू हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि इसके और इसके बीच का जो भी गैप है वो क्या, वो वाला फेज कौन सा होगा? एम फेज। द गैप बिटवीन टू इंटरफेज इज नोन एज एम फेज। बस इतना समझिए, प्री और पोस्ट में घुमाएंगे। जैसे कैरियोकाइनेसिस में कितने पार्ट थे? कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज को क्या बोल सकता हूं टीलोफेज के रिस्पेक्ट में? प्री टीलोफेज। मेटाफेज के रिस्पेक्ट में पोस्ट मेटाफेज। क्लियर? ये प्री और पोस्ट की गेम। वो बात करते वो इसके बाद की बात है, प्रो के बाद। एनसीईआरटी से नहीं लिखते, वो अर्ली प्रोफेज और लास्ट प्रोफेज पे बात करती है। कई जगह प्रो मेटाफेज, मेटाफेज से पहला। प्रोफेज में अर्ली और लेट ऐसे चलते हैं कि जो स्टार्टिंग में और उसके लास्ट में आप क्या देखेंगे। तो क्या आपको ये नाम याद हुए? क्या इस नाम में कोई क्लियर प्री और पोस्ट में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए अब देखिए, जीवन में क्या होने वाला है? सेल ग्रोज एंड कैरीज आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। मेन फेज है यहाँ पर कौन सा फेज? एस फेज। कौन सा फेज? क्योंकि इसी एस फेज में आपको डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए होता क्या है, अगर आप एक चीज को समझो, फॉर एग्जांपल एक लड़की जिसका नाम था चमेली, उसकी शादी फिक्स कर दी और पता चला शादी से 10 दिन पहले पता चल गया कि वो जो लड़का है वो ड्रग्स लेता था। तो पेरेंट्स ने क्या करा? उस शादी को तोड़ दिया, डिसीजन वापस ले लिया कि अब हम ये शादी करेंगे नहीं, अब हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन अब सुनो, मान लो 7 फेरे होते हैं ना, अगर इंडियन में देखें, हिंदूज में देखें तो 7 फेरे होते हैं। 4 फेरे हो गए और 4 फेरे के बाद पता चला कि जब ये तो ड्रग्स लेता था, क्या शादी तोड़ी जाएगी? नहीं, कहेंगे पूरी करके
कहीं उसको समझाया जाएगा भाई अब जितना पीना था पी लिया, जो करना था कर्ज ले लिए, अब छोड़ दो। क्योंकि एक लिमिट होती है जहां पर आप शादी तोड़ सकते हो, अगर उसके बाद चलेंगे तो फिर शादी तोड़ नहीं पाओगे आप। उसके बाद तो आपकी शादी होगी, फिर तो आप कंटिन्यू रखेंगे, फिर वो तो बाद का मैटर है, डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, लेकिन एट अ प्रेजेंट मोमेंट नहीं तोड़ सकते। लेकिन हाँ, अभी मान लो बारात ही नहीं आई तो आप भाग सकते हो जी, अभी तो हुई ही नहीं थी, निकल लो, अभी जा सकते हो उससे पहले। इसी तरह क्या होता है कि जब सेल जीवन से एस में एंटर करती है, क्योंकि एस में इसका डीएनए रेप्लिकेट होगा, ठीक है। देखो जब भी ये फेजेस चेंज होती है तो यहाँ पर प्रॉपर चेक पॉइंट लगे होते हैं कि अगर जीवन हो गया, जीवन से डीएनए रेप्लिकेशन करना। देखो डीएनए रेप्लिकेशन करना बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होता है सेल के लिए, बहुत खर्चा लगता है ना। तो देखो मान लो एक फादर है, बेटी ने कहा कि जी एक लड़का है उससे प्यार करती हूँ, फादर ने कहा चलो ठीक है शादी कर लेते हैं, और खुद जाके बैंकेट हॉल बुक कराए, रिजॉर्ट बुक करवा दिया, सब कुछ कैटरिंग फैटरिंग जैटरिंग सब कुछ बुक करा दिया, कैसा होगा? या फादर पहले खुद जाके चेक करेंगे कि लड़का कैसा है, क्यों जी ये लड़का कैसा है, क्या करता है, शादी करवानी भी चाहिए या फिर नहीं करवानी चाहिए। अगर सब कुछ ठीक हुआ तभी नेक्स्ट फेज में एंट्री होगी, नहीं तो उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा, पोज ले लिया जाएगा, कहेगा देखेंगे अभी डिसीजन नहीं लेते कि आज की आज बुक करेंगे, तो क्या होगा, पोज कर दिया जाएगा। देखिए क्या होता है जीवन, तो सबसे पहले यहां पर ग्रोथ की जाती है जीवन, ठीक है। मान लीजिए हमने चमेली की शादी फिक्स कर दी कि 19th ऑफ अगस्त को शादी है। चमेली की शादी कब है? 19th ऑफ अगस्त को। अब 18th ऑफ अगस्त को एक न्यूज आई कि लड़की ने जो लहंगा पहना था वो अभी रेडी नहीं, ब्यूटी पार्लर जो आना था, जो क्या बोलते हैं उसको, मेकअप आर्टिस्ट, सॉरी मेकअप आर्टिस्ट मतलब फीमेल पेंटर, वो अवेलेबल नहीं है, आ नहीं सकते। तो क्या होगा, लड़की शादी करेगी 19 को? नहीं करने वाली, कि ऐसे ही बैठ जा, चलो कोई बात नहीं, बिना लहंगे के बैठ जा, बिना मेकअप के बैठ जा, बैठेगी नहीं, लेकिन नहीं सर। तो अभी क्या करेंगे हम, शादी तोड़ देंगे क्या कर देंगे, पोस्टपोन, कि अभी के लिए रुक जाइए, शादी को क्या कर दिया जाएगा, पोस्टपोन, ठीक है, आगे चलते हैं। और अगर सब कुछ चेक पॉइंट ठीक हुए, हाँ भाई मेकअप आर्टिस्ट प्रेजेंट सर, हाँ भाई कैटरिंग वाले आगे रेडी है, स्मार्ट सब चीजें रेडी है, तभी उस चीज को आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो वहीं पे क्या हो जाएगा, नहीं तो पोस, क्या हो जाएगा, तो इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पे भी, देखिए अब हम कौन से फेज की बात कर रहे हैं, जीवन, कौन से बात की कर रहे हैं जी, जीवन को पढ़ते हैं पहले, आइए जीवन फेज कोरस्पोंडिंग टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इंटीमेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब एम फेज और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का फेज क्या कहलाएगा, जीवन। दोबारा पढ़ो, जीवन फेज कोरस्पोंडेड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इंटीमेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब स्टार्टिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज। उसके बाद ड्यूरिंग जीवन फेज सेल डज नॉट सिंथेसाइज और रेप्लिकेट बट रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहने वाली है, मेटाबॉलिक एक्टिव तो रहेगी। अरे जब शादी है तो घर वाले क्या जब तैयारी कर रहे होंगे तो खाना पीना भी छोड़ देंगे क्या, नहीं सर खाना पीना तो खाएंगे। जीवन is the period when the cell grows and carries out normal metabolism, that is synthesized nucleotide, ATP, प्रोटीन, मतलब तैयारियां हो रही हैं, देख रहे हो, ताकि डीएनए रेप्लिकेशन हो सके, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एस फेज, भाई अमाइनो एसिड चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, कब, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एस फेज। ड्यूरिंग जीवन सेल रैपिडली सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, तैयारी करती है सेल तैयार करती है अपने आप को, ताकि क्या किया जा सके, डीएनए रेप्लिकेशन। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन आल्सो ऑकर ड्यूरिंग दिस फेज, मतलब मैक्सिमम ऑर्गेनेली जो है वो इसी फेज में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। The length of G1 phase varies from cell to cell. If a cell divides frequently, then it lasts shorter G1 phase. अगर कोई ऐसी डिवाइड सेल्स हैं जो बहुत जल्दी डिवाइड होती है, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, तो उसमें जो जीवन है, उसमें जो तैयारी है वो बहुत ज्यादा क्या मिलने वाली है, कम। मान लो एक घर में 3 बेटियां थी, एक की शादी आज है, एक की कल है, एक की परसों, ऐसे करके
तो तैयारी का टाइम ज्यादा मिलेगा कि कम? That's it. And if a cell does not divide frequently, then it has a longer जीवन phase. हाँ, अगर वो बहुत कम डिवाइड करती है एक बेटी है तो उसके लिए हम तैयारी मामले में हमें तैयारी के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए ताकि हम शादी अच्छी करवा सकें. उसके बाद कौन आया? एस फेज. कौन आया? एस फेज. एसोसिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. ये देखिए ध्यान से, एस फेज में आपका क्या होने वाला है? डीएनए का रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. आप याद रखिएगा एस फेज में 3 काम होते हैं. सी एच डी, दैट इज चंडीगढ़. एस फेज में कितने काम होते हैं? 3, दैट इज सी एच डी. सी से सेंट्रियोल का डिवीजन होगा, डी से डीएनए, सॉरी ये तो एच आ गया, डी से, और एच से हिस्टोन प्रोटीन. कौन से प्रोटीन? हिस्टोन. ये डीएनए में आप पैकेजिंग में काम आते हैं, न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं. आप 12th में पढ़ेंगे कैसे डीएनए की पैकेजिंग. करेक्ट. चले आगे. तो आप एस फेज में याद रखेंगे कि 3 चीजें होती हैं, दैट इज सी एच डी, दैट इज सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रियोल, एच स्टैंड्स फॉर हिस्टोन एंड डी स्टैंड्स फॉर डीएनए, दैट इज सी एच डी. आगे देखिए. ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल. यस सर, डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा? डबल. If initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increase to 4C. However, there is no increase in the chromosome number. Sir, ऐसा कैसे हो सकता है कि डीएनए का कंटेंट तो हो गया हो डबल, डीएनए का कंटेंट क्या हो गया हो? डबल, बट क्रोमोसोम नंबर सेम हो. आइए देखते हैं. इसी चीज को तो पढ़ा था हमने. कितने क्रोमोसोम? डीएनए कंटेंट कितने क्रोमोसोम, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो गया. अगर आप इसको 2C बोल रहे हो तो इस भाई को क्रोमोसोम कितने हैं? यहां भी कितने हैं? यही तो लाइन स्पेसिफाई कर रही है. However, there is no increase in the chromosome if the cell had deployed 12 number of chromosome at G1. Even after that, S phase the number of chromosome remains the same. क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे एस फेज के बाद, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा. लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा. देख रहे हो, पहले ये चीजें पढ़ने का फायदा. The existing DNA molecule act as template to synthesize new DNA molecules. Yes, अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होते हैं? ये सारा डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट है. In animal cell during the S phase, DNA replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm. देखो आगे ना centriole भी divide होता है यहाँ पे. Centrioles are required during the M phase. The centrioles are absent in plant cell. Important है. The centrioles are absent in plant cell. The centrioles are absent in plant cell. तो ध्यान रखिएगा इसका, इंपॉर्टेंट. द सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल. तो ये डिवीजन कैसे करते हैं, इस पे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे. आगे देखिए, दैट इज G2 फेज. कैसा फेज? G2, दैट इज हम गैप टू फेज बोलते हैं. G2 फेज इज द सेकंड गैप फेज बिटवीन द S एंड M फेज. अगर सही तो कह रहा है, M फेज आगे है, S फेज के बाद है, तो G2. During the G2 phase, protein are synthesized in the preparation for mitosis. While cell growth continues. हाँ, क्योंकि अब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है, अब सेल को कहाँ एंटर करना है? एम फेज में, दैट इज माइटोसिस प्रॉपर करनी है उसे, तो उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी. ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस. ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस. ट्यूबुलिन कहाँ पढ़ा था? माइक्रोट्यूब्यूल्स में. सेंट्रियोल्स ट्यूबुलिन के बने थे. यस,
गोल्गी apparatus expansion and completion of mitochondria या chloroplast doubling occurs in this phase. गोल्गी apparatus हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो यहाँ पे डबल होते हैं. During this phase, the cell continue to produce RNA, proteins like tubulin and other components needed for the upcoming phase. In animals, mitosis occurs only in diploid somatic cells. When in plant, mitosis division takes place in both haploid and diploid cell. इस पे अभी काम करने वाले हैं. देखिए हमारे में ह्यूमंस में माइटोसिस होती है डिप्लॉइड, हैप्लॉइड में कोई माइटोसिस नहीं होती. इधर एनिमल्स में हैप्लॉइड में कोई भी डिवीजन, हैप्लॉइड सेल हमारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है, डिप्लॉइड. अब एक चीज देखिए, कौन सा फेज, जी नोट फेज. कौन सा फेज, जी नोट फेज. जी नोट फेज हम पहले पढ़ चुके हैं. जी नोट फेज क्या था, एक लड़की थी, उसकी शादी थी, वो क्या नहीं आया, फीमेल पेंटर, क्या बोलते हैं, मेकअप आर्टिस्ट. सॉरी, मेकअप आर्टिस्ट नहीं आई, तो हमने शादी को क्या कर दिया, पोस्टपोन. क्या कर दिया, देखो वो पोस्टपोन दो तरीकों से हो सकता है. क्या पता वो पोस्टपोन टेम्परेरी हो, क्या पता वो पोस्टपोन कि 10 दिन बाद शादी है कि 15 दिन बाद शादी है, क्योंकि हमारी तैयारियां पूरी नहीं. क्या पता लड़की के दिल में लगता है कि मैं आज के बाद शादी करूंगी, कि शादी करूंगी, तो वो परमानेंट पोस्टपोन हो गया, वो परमानेंट पोज होगी. अब वो सेल डिवाइड नहीं, अब वो सेल डिवाइड. और वो जो पोस्टपोन वाला फेज होता है उसे कौन सा फेज बोलते हैं, जी नॉट. क्या बोलते हैं, देखिए क्या होता है, G1 से किस में जाती है, S से G2. एक चीज याद रखिएगा, अगर सेल ने डीएनए रेप्लिकेशन कर लिया, क्या, अगर सेल ने डीएनए रेप्लिकेशन, क्या बोल रहा हूं दोबारा सुनिए, अगर सेल ने डीएनए रेप्लिकेशन, तो उसको शादी करनी पड़ेगी, दैट इज उसको अपनी सेल साइकिल कंप्लीट करनी पड़ेगी. तो उसके बाद एक ऑप्शन होता है उस सेल साइकिल से निकलने का, क्या, कि जीवन से एस फेज में वो जाएगी ना, किधर चली जाए, जी नोट. कहां चली जाए, पोज कर ले. अब वो पोज दो टाइप से हो सकता है सर, या तो परमानेंट हो जाएगा या फिर टेम्परेरी. जैसे कि some cells in the adult animals do not appear to exhibit division. कह रहा है वो डिवीजन करेगी ही नहीं, जैसे कि हार्ट सेल्स, जैसे कि न्यूरॉन्स. न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं करते, हार्ट सेल डिवाइड नहीं करते. क्यों, क्योंकि ये किस फेज में चले गए, जी नोट में. कह रहे अब हम डिवाइड करने वाले नहीं, पोज ले लिया. एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली. कभी कभी वो जी नोट से आ जाते, चलो कर लेते, भाई जरूरत पड़ी है, हम पोज में थे, तैयारियां हो गई हैं, चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है. As needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death. These cells do not divide further. Exit. कहां से एग्जिट मारते हैं, जीवन से. देखिए इधर सर, कहां से एग्जिट हुआ, जीवन, एस फेज में नहीं गए, जीवन से बाहर आ गए. टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज, टू एंटर एन inactive stage called as quiescent stage, that is G note of the cell cycle. Cells in this stage remains metabolically active. हाँ यार, अगर लड़की ने शादी करने से मना कर दिया, चाहे टेम्परेरी चाहे परमानेंट, तो खाना पीना थोड़ी ना छोड़ देगी, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहेगी, लेकिन वो अब डिवीजन, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट. प्रोलिफरेट का मतलब होता है कि डिवीजन. चला गया भाई, नहीं मना करना है, इससे भी नहीं. प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है, डिवीजन. क्या मतलब होता है जी प्रोलिफरेट का, डिवीजन. Cells in this stage remains metabolically active and no longer proliferate.
unless called on to do so depending on the requirement of the organism। कहती है कि सेल अब चलेगी भाई सब साइड में, तो हमारी बॉडी को कई बार रिक्वायरमेंट हो जाती है क्योंकि कुछ इंजरी होगी, कुछ मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो सेल कहती है भाई आ जाओ, तुमने कहा था कि पोज करा, हमने करवा दिया, लेकिन अब तुम्हारी डिवीजन का टाइम है, इसको छोड़ो और आ जाओ डिवाइड करते हैं, तो वहां भी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो परमानेंटली इधर उधर हो गई वो डिवाइड नहीं करती, लेकिन जो टेम्परेरी बेस पे पोज हुई थी वो डिवीजन स्टार्ट कर देती है अपने दोबारा से। एडॉन्स, ये देखिए ये क्या है, देखो हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये क्या करते हैं, इसको समझने के लिए आप एक चीज को समझिए। मान लीजिए गाड़ी को चलाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक मैनुअल गाड़ी, तो गाड़ी को चलाने के लिए मुझे दो चीज की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट इज इंजन, अगर मान लो अपनी इंजन स्टार्ट कर दिया तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं। क्यों? गियर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? क्या डालना पड़ेगा? गियर। ठीक है, तो गाड़ी का इंजन है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, एक एंजाइम है जो इनको फेज को चेंज कर देता है, G1 को S में ले जाएगा, S को G2 में ले जाएगा। उस गाड़ी का गियर कौन है? साइक्लिन। कौन? साइक्लिन। क्योंकि जब तक साइक्लिन नहीं आएगा तब तक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज काम नहीं करेगा, अगर वो है भी तो भी। अगर आपने इंजन स्टार्ट कर लिया और जब तक गियर नहीं लगाओगे तब तक गाड़ी चलने वाली नहीं, तब तक गाड़ी चलने वाली नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हो कंट्रोलर है साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, मतलब पूरी सेल साइकिल जो है वो कंट्रोल होती है विद साइक्लिन। साइक्लिन आएगा, वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को कहेगा कि फेज चेंज कर दे, तो वो उठा के फेज को चेंज कर देगा। अगर साइक्लिन नहीं आया तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज किसी भी काम का नहीं। तो ये उस पे बात हो रही है। आइए तो कुछ क्वेश्चंस पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस कौन सा? बी, दैट इज G1 S G2 N। DNA replication occur during the S phase. Very good. Interphase includes G1 S और G2. Which event is characterized by G2 phase? DNA replication, C आएगा, that is preparation for mitosis. फिफ्थ पढ़िए, cytokinesis refers to that is division of cytoplasm। क्योंकि cytokinesis तो क्या टर्म आई? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। करेक्ट। अब इसके बाद हम एंटर करेंगे इसमें एम फेज में, पूरी माइटोसिस को पढ़ा जाएगा, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, है ना। तो द मैकेनिज्म ऑफ माइटोसिस, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। तो ठीक है, आप यहां तक रिवाइज कीजिए। अब हम अगली वीडियो में क्या करेंगे कि माइटोसिस को पूरा एक कंप्लीट लेक्चर रेडी करेंगे पूरा माइटोसिस का, और एक लास्ट लेक्चर रहेगा मियोसिस का। तो माइटोसिस, मियोसिस और ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जहां पर हमने सेल साइकिल को समझा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर दोबारा से ये है कि जो सेल है वो इंटरफेज और एनफेज में रहती है। इंटरफेज देखने में ऐसा लगता है कि ये रेस्टिंग फेज है, लेकिन आज के टाइम पे हम जानते हैं कि इंटरफेज इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल। अगर हम सेल साइकिल को देखें तो सेल साइकिल दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज इंटरफेज एंड एनफेज। इंटरफेज के कितने पार्ट आएंगे हमारे पास? दो या एक? तीन, दैट इज तीन पार्ट। कौन कौन से? G1 S G2। ध्यान रखिएगा, मेरे साथ साथ मत चलिए, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जब आपसे पूछा जाए दो या तीन, आप जैसे मैं बोलता हूँ दो तो आप भी दो जाते हो, जैसे जो जाग रहे हैं वो तो बोले सर तीन थे। इंटरफेज के कितने पार्ट थे? तीन। कौन कौन से? S G2। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हुआ था? S फेज। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हुआ था? S फेज में।
जहां डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्या उसी फेज में सेंट्रियोल रेप्लिकेशन भी होते हैं क्या? यस सर, याद करो। और उसी फेज में प्रोटीन भी रेप्लिकेशन होता है। कौन सा प्रोटीन? स्टोन। पेपर में क्वेश्चन आया था नहीं कि मुझे बताइए जिस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है उसी प्रोसेस में, उसी फेज में एक प्रोटीन भी आता है जिसका नाम था हिस्टोन। तो इस तरह से क्वेश्चन डालेंगे, उनका पर नाम होता है एक ही चीज के, है ना? प्री एस फेज। प्री एस फेज किसको बोलूंगा? पोस्ट एस फेज जीरो, पोस्ट जीवन एस फेज। अब हम बात करते हैं एम फेज। एम फेज में कौन कौन आए थे मेरे पास? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मेनली आप कैरियोकाइनेसिस को देखते हैं। देखिए अगर आप कैरियोकाइनेसिस को देखें तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए अपनी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसे हटाना होगा। याद रखिएगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा के अपने आप को एक्सपेंड करके काम करना होता है। इसीलिए आप देखिए प्रोफेज के अंदर, देखो प्रोफेज, ये अर्ली प्रोफेज जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें कुछ गैप तो पहले से ही होते हैं पोर्स। आप देखिए इसके बीच में कुछ थोड़ा थोड़ा गैप था, लेकिन जब लेट प्रोफेज तक पहुंचे तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटने लगी और धीरे धीरे ये पूरी हट जाएगी। और पूरी हटते हटते ये लीजिए पूरी हट चुकी है, और ये पूरा साइटोप्लाज्म में ये पूरे साइटोप्लाज्म में ये काम हो रहा है, क्योंकि उन्हें जगह चाहिए ना भाई साहब। अगर आप पूरे क्रोमोसोम को कंडेंस करके एक दूसरे के ऊपर लगा के लाइन में लगा के करना चाहते हो तो पूरी जगह चाहिए ना आपको एक। तो इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपियर होना पड़ता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है प्रोफेज में और वापस से क्रिएट की जाती है लास्ट फेज में। कौन सा? टीलोफेज। प्रोफेज वो लास्ट फेज होता है। कौन सा? टीलोफेज। आई होप समझ आया होगा। आप इसे एनसीईआरटी से एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। और लास्ट जो हमने क्वेश्चन आंसर्स इसके किए, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को, एनसीईआरटी की एक लाइन है मैं आपको बताता हूँ, आप ढूंढिएगा कहाँ लिखी हुई है कि सेल साइकिल इज इन डायरेक्टली कंट्रोल इन जेनेटिक मटेरियल। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो उसे कंट्रोल करता है इन अ कोऑर्डिनेटेड वे में। ठीक है, ये लाइन आप ढूंढिए कहाँ लिखी हुई है, मार्क कीजिए, अगले लेक्चर में इस पर बात किया जाएगा। ठीक है, बाय, थैंक यू।